नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया। संकट के समय एक दूसरे की सहायता के लिए वैश्विक समुदाय के संस्थागत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद में 1275 करोड़ रुपए की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी आज शाम मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक मंदिर परिसर का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश की चिकित्सा देखभाल प्रणाली की सराहना करते हुए इसे दुनिया में सबसे किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बताया। भारत संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय निवेशकों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित करेगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार आज उत्तर प्रदेश के सैफई में किया जाएगा। इसमें कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 आज शाम भुवनेश्वर में शुरू होगा। उद्घाटन मैच में भारत का मुकाबला अमेरिका से और दिल्ली में भारत ने तीसरे तथा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया है कि वे संकट के समय एक दूसरे की मदद के लिए संस्थागत दृष्टिकोण अपनाएं। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी ने हमें सतर्क कर दिया है और संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्था हर क्षेत्र के अंतिम छोर तक संसाधनों को पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपसी सहयोग और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक युवा राष्ट्र है जिसमें नवाचार की भावना है। प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शहर अपनी संस्कृति, पाक शैली, आतिथ्य और उच्च तकनीक के लिए जाना जाता है। इस वर्ष का विषय है गांव को विश्व के साथ जोड़ना, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने के लिए अंत्योदय योजना पर मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। The theme of this conference is geo-enabling the global village. No one should be left behind. This is a theme that is seen in the steps that India has taken over the last few years. We have been working on a vision of Antyodaya, which means empowering the last person at the last mile in a mission mode. प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई पीछे न छूटे मिशन के तहत 11 करोड़ परिवारों को स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और 6 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पीने का पानी मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भूस्थानिक प्रौद्योगिकी समावेश और प्रगति को आगे बढ़ा रही है। भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान को सशक्त बनाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में स्टार्टअप का प्रमुख केंद्र बन गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस सम्मेलन 14 अक्टूबर से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 20 वर्षों में गुजरात ने तीव्र गति से विकास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात के समुद्री तट और बंदरगाहों के विकास से राज्य के लिए व्यापार और माल परिवहन के क्षेत्र में अवसर बढ़ गए हैं। उन्होंने लोगों से राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के अवसरों का लाभ उठाने के लिए कहा। राजकोट के जामकंडोरना में एक रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 26 से बढ़कर 130 हो गई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 साल पहले गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा को मुसीबत समझा जाता था, लेकिन उनकी सरकार ने समुद्र तट की क्षमता को पहचाना। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति में स्थिरता सुनिश्चित की है और नर्मदा के पानी को खेतों में लाकर कृषि क्षेत्र में काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद के असरवा में सिविल अस्पताल में 1275 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें हृदय रोग की चिकित्सा के लिए उन्नत सुविधाएं और यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में नया छात्रावास भवन, गुर्दा रोग और अनुसंधान केंद्र के लिए नया अस्पताल भवन तथा गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान का नया भवन शामिल है। श्री मोदी गरीब रोगियों के परिवारों के लिए आश्रय केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कल गुजरात के भरूच जिले में 8000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत आज विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसे समय में भरूच आया हूं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब भी हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भविष्य की बात करते हैं तो भरूच की चर्चा हमेशा गर्व के साथ होती है। इसी धरती ने ऐसी अनेकों संतानों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने काम से देश का गौरव बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में महाकाल लोक परिसर का उद्घाटन करेंगे। महाकाल लोक मंदिर परिसर के पहले चरण से तीर्थयात्रियों का आगमन बढ़ेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री उज्जैन में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उज्जैन के साथ साथ आज पूरा मध्य प्रदेश भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ है। महाकाल लोक के लोकार्पण को लेकर पूरे राज्य में खुशी और उल्लास का वातावरण है। राज्य के सभी प्रमुख मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया है। घंटी, ढोल, मंजीरों की थाप पर भगवान शंकर के भजन गाए जा रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर भंडारों का आयोजन भी किया गया है। शाम होते ही पूरा शहर मिट्टी के दियों और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठेगा। उज्जैन में पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर महाआरती के लिए भी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं को निश्चित ही दिव्य और अनूठी अनुभूति होगी। उन्हें यहाँ भित्ति चित्रों, मूर्तियों और 108 स्तंभों के माध्यम से भगवान शंकर के विभिन्न रूपों और उनसे जुड़ी गाथाओं से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। महाकाल लोक वास्तव में पौराणिक शहर उज्जैन की महिमा, परंपरा, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की एक अनुकरणीय पहल है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, उज्जैन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश की स्वास्थ्य प्रणाली दुनिया में सबसे किफायती होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित फिक्की के 16वें वार्षिक सम्मेलन फिक्की हिल 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली राष्ट्र निर्माण का प्रमुख स्तंभ है। ये अर्थव्यवस्था के साथ साथ नागरिकों को खुशहाल रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। The theme, healthcare transformation, driving India's economic growth, it could not have been more apt or more timely. Our contemporaneous needs require real focus on this aspect. This platform, I'm sure, will offer a deliberative mechanism where there will be exchange of ideas, where innovation will be spread out, innovation will take place. I have no doubt it's going to be memorable for all the participants and again for the public at large. उपराष्ट्रपति ने कहा है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्यक्रम गरीब और अमीर के बीच खाई बांटने में बहुत सफल रहा है। शिशु मृत्यु दर में कमी आने की चर्चा करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि 1990 में 1000 शिशुओं पर मृत्यु दर 88 थी, जो अब पिछले दर की 1/3 रह गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870
0014242। 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.2. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण जिले में सीताबदियारा में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव में पुष्पांजलि अर्पित की। श्री शाह ने जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली लालातोला में उनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री शाह ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के सपने को पूरा कर रही है। श्री शाह ने कहा कि श्री जयप्रकाश नारायण ने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज के लिए समर्पित किया। जयप्रकाश जी का जीवन अनेक मानों में विशिष्ट प्रकार का रहा। आजादी के लिए क्रांति के रास्ते पर भी लड़े, आजादी के लिए गांधी के बताए मार्ग पर भी लड़े। आजादी के बाद जब सत्ता लेने का समय आया, एक सन्यासी की भांति विनोबा भावे के साथ सर्वोदय की गतिविधि के अंदर वो जुड़ गए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय व्यवसायों और निवेशकों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए संयुक्त अरब अमीरात में त्वरित कार्यप्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुंबई में निवेश पर भारत संयुक्त अरब अमीरात उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 10वीं बैठक की सह-अध्यक्षता करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध तेजी से आगे बढ़े हैं और बुनियादी ढांचे तथा प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के बड़े अवसर मौजूद हैं। इस अवसर पर कार्यकारी परिषद के सदस्य शेख हमीद बिन जायद अल नहयान ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए अमरीका रवाना हो गई हैं। 6 दिवसीय अमरीका यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन G20 समूह के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठकों में भाग लेंगी। वो जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, न्यूजीलैंड, मिस्र, जर्मनी, मॉरिशस, UAE, ईरान और नीदरलैंड सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज इटावा जिले में उनके मूल निवास स्थान सैफई में लगभग 3 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। लंबी बीमारी के बाद कल सुबह गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया था। अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर 3 दिन के शोक की घोषणा की है। और अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया। संकट के समय एक दूसरे की सहायता के लिए वैश्विक समुदाय के संस्थागत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद में 1275 करोड़ रुपए की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी आज शाम मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक मंदिर परिसर का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश की चिकित्सा देखभाल प्रणाली की सराहना करते हुए कहा, इसे दुनिया की सबसे किफायती स्वास्थ्य प्रणाली बताया। भारत संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय निवेशकों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित करेगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार आज उत्तर प्रदेश के सैफई में किया जाएगा। इसमें कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 आज शाम भुवनेश्वर में शुरू होगा। उद्घाटन मैच में भारत का मुकाबला अमरीका से। और दिल्ली में भारत ने तीसरे तथा अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत 2022 अभियान की शुरुआत से अब तक देश में 25 लाख किलोग्राम कचरा एकत्र किया गया। इस अभियान के अंतर्गत 1 करोड़ किलोग्राम प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा कर उसके निपटान का लक्ष्य रखा गया है। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र संगठन और युवा कार्यक्रम विभाग इस महीने के अंत तक इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। महिला और बाल विकास मंत्रालय बालिकाओं के लिए गैर परंपरागत क्षेत्रों में आजीविका के अवसर विषय पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 5 लाख से अधिक टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के बाद हवाई यात्रा करने वालों की संख्या फिर से प्रतिदिन 4 लाख तक पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्वीट का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये एक शुभ संकेत है तथा सरकार का ध्यान पूरे देश में संपर्क को और बेहतर बनाने पर है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि जम्मू में 861 करोड़ रुपए की लागत से एक सिविल एन्क्लेव बनाया जाएगा। उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे के मौजूदा टर्मिनल का विस्तार कर इसे 3 गुना करने की घोषणा की। श्री सिंधिया ने कल श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 के उद्घाटन के अवसर पर यह घोषणा की। श्री सिंधिया ने कहा कि 1947 से 2014 तक देश में केवल 74 हवाई अड्डे थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 141 हो गई है। पिछले 7 वर्ष में इनमें 67 और हवाई अड्डे बनाए गए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा तथा अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच नई दिल्ली में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैदान गीला होने की वजह से खेल कुछ देरी से शुरू हुआ। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 8 ओवर में 2 विकेट पर 25 रन बना लिए हैं। दोनों टीमें 1-1 मुकाबला जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शुरू हो रही है। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूचना, प्रसारण और युवा कार्य तथा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और विधि तथा न्याय मंत्री किरेन रिजिजू भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। आज शाम भुवनेश्वर में ग्रुप ए के पहले मैच में भारत का मुकाबला अमरीका से होगा। ये मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो संदेश में कहा है कि ये गर्व की बात है कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम पहली बार फीफा टूर्नामेंट में खेलेगी।
For the first time that Indian women will play in a FIFA tournament. It's a matter of great pride for every citizen, and therefore I urge all of you to watch the matches at Bhubaneswar, Goa and Navi Mumbai in large numbers. I also request you and invite you to support our female footballers by posting videos of yourself playing football with the hashtag #KickOffTheDream. गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में सेना 53 स्वर्ण, 33 रजत और 29 कांस्य पदक सहित कुल 115 पदकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। महाराष्ट्र के मल्लखंब खिलाड़ियों ने रूपाली सुनील गंगवणे के नेतृत्व में कल 5 स्वर्ण पदकों में से 3 पदक हासिल करके अपने राज्य को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। गुजरात के 10 वर्षीय शौर्यजीत खैरे ने पोल मलखंब में कांस्य पदक के साथ 2022 खेलों के सबसे कम उम्र का पदक विजेता बनकर इतिहास रचा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वाधीनता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम आपके लिए वर्ष 2000 तक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित महान हस्तियों की कहानी लेकर आए हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय सिनेमा के विकास और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाता है। अब तक 52 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। पहला पुरस्कार 1969 में हिंदी फिल्म अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया। अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और विनोद खन्ना को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। क्या लैला ये बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए? ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहती है। शहंशाह बाप का भेष बदल कराया। शहंशाह रोया नहीं करते शेखू, बाप की आंखों में आंसू है। शेखू, ये गरीब बाप शहंशाह के उसूलों से मजबूर है और सलीम अपनी मोहब्बत से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अब तक महान फिल्म निर्माता बीरेंद्रनाथ सरकार, संगीतकार, गायक और अभिनेता पंकज मलिक, हिंदी फिल्मों की महिला सुपरस्टार रूबी मायर्स उर्फ सुलोचना, तेलुगु फिल्म निर्माता और फिल्म उद्योग में पहले पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित BN रेड्डी, बंगाली फिल्म उद्योग के संस्थापकों में से एक धीरेंद्रनाथ गांगुली, बंगाली सिनेमा की पहली अभिनेत्री कानन देवी, प्रसिद्ध छायाकार, लेखक, निर्देशक और भारत में पार्श्व गायन की शुरुआत करने वाले नितिन बोस और विख्यात संगीतकार रायचंद बोराल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और शानदार अभिनेता सोहराब मोदी, जिन्होंने शेक्सपियर के क्लासिक्स नाटकों पर आधारित फिल्में बनाने की शुरुआत की और उर्दू की शानदार संवाद अदायगी के लिए जिन्हें जाना जाता है, हिंदी फिल्म अभिनेता और निर्देशक पैदी जयराज, जो भारतीय ऐतिहासिक चरित्रों को बखूबी निभाने के लिए जाने जाते थे, इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महानतम संगीतकारों में से एक नौशाद
LV प्रसाद, मराठी अभिनेत्री दुर्गा खोटे, भारतीय समानांतर सिनेमा के पिता और बंगाली निर्देशक सत्यजीत रे, मराठी फिल्म निर्माता निर्देशक और अभिनेता वी शांताराम, दुनिया के सबसे बड़े स्टूडियो में से एक के मालिक और तेलुगु तमिल निर्माता बी नागी रेड्डी, भारत के शोमैन के नाम से मशहूर अभिनेता और निर्देशक राज कपूर, अभिनेता अशोक कुमार, भारत की स्वर कोकिला गायिका लता मंगेशकर और तेलुगु सुपरस्टार अक्कीनेनी नागेश्वर राव को भी ये मराठी फिल्म निर्माता भालजी पेंढारकर, प्रसिद्ध असमिया संगीतकार और गायक भूपेन हजारिका, हिंदी गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, सुपरस्टार दिलीप कुमार, कन्नड़ सुपरस्टार राजकुमार, महान तमिल अभिनेता और भारतीय सिनेमा के मार्लन ब्रेंडो शिवाजी गणेशन, गीतकार कवि प्रदीप, निर्माता निर्देशक BR चोपड़ा, लेखक निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी, पार्श्व गायिका आशा भोसले को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से अलंकृत किया गया। कल के एपिसोड में हम आपको बताएंगे वो नाम जिन्हें 2001 के बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अलंकृत किया गया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर @AIRNewsAlerts पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। भारत ने अफगानिस्तान को चिकित्सा सहायता की 13वीं खेप भेजी है। इसमें आवश्यक दवाएं और सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। ये सामान काबुल के इंदिरा गांधी बाल अस्पताल के अधिकारियों को सौंपा गया। इसके अलावा भारत ने अफगान लोगों के लिए 40,000 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति भी की। मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनामणि ने कहा कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सप्ताह के अंत में होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होगी। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। जम्मू, श्रीनगर, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। गुवाहाटी, शिलंग, ईटानगर और आइजोल में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। इम्फाल, अगरतला, गंगटोक और कोहिमा में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया। संकट के समय एक दूसरे की सहायता के लिए वैश्विक समुदाय के संस्थागत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद में 1,275 करोड़ रुपए की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी आज शाम मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक मंदिर परिसर का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश की चिकित्सा देखभाल प्रणाली की सराहना करते हुए इसे दुनिया में सबसे किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बताया। भारत संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय निवेशकों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित करेगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार आज उत्तर प्रदेश के सैफई में किया जाएगा। इसमें कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 आज शाम भुवनेश्वर में होगा। उद्घाटन मैच में भारत का मुकाबला अमेरिका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।